हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे सभी? चलो। तो जैसा कि आपको पता ही है, कल के लेक्चर में हमने अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और उस टॉपिक का नाम था शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, और अब फिर दोबारा सुन लीजिए कि ये जो आपका चैप्टर है वो 3 नंबर का चैप्टर है, 3 का है ना। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी क्या होती है क्वेश्चन की, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। ये संभावनाएं अधिकतर होती हैं भाई इस प्रकार से क्वेश्चन आने की इस चैप्टर से। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि शुक्राणु जनन क्या है और इस क्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और मैंने आपसे कल भी बताया था कि दोनों आरेखों का आरेखीय निरूपण तो आप पे आना ही चाहिए, ठीक है। आरेखीय निरूपण की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जब भी वो आपसे आरेखीय निरूपण पूछे तो आपको देखो ये भी बनाना था, जैसे 2n मतलब प्राइमरी ओसाइट वगैरह, स्पर्मेटोगोनिया वगैरह, ये सारी चीजें शो करता हुआ। और एक जो मैंने हिंदी डायग्राम इधर बनाया था वो भी आपको बनाना है। यदि आपसे शुक्र जनन और अंड जनन का आरेख पूछा जाए तो आपको दोनों आरेख बनाते हुए चलने। दोनों आरेख का मतलब है एक तो वो निरूपण करता हुआ और एक वो हिंदी वाला जो डायग्राम है वो, दोनों एक साथ आपको बनाते हुए चलने। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, आप उसको आराम से हल कर लेंगे। चलिए, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण, जिसको आप स्पर्मेटिलियोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटिलियोसिस। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, दिख रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है वह है शुक्र कायांतरण, जिसको आप स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो सुनिए भाई, क्या है शुक्र कायांतरण? पहले इसका मतलब आप समझिए। देखो, आपके पास जब आपने शुक्र जनन की घटना को देखा था तो सबसे पहले स्पर्मेटिड बनी थी। क्या बनी थी? स्पर्मेटिड, ठीक है। और ये जो स्पर्मेटिड थी उनका कायांतरण हुआ और वो आगे चल के किस में बन गई? शुक्राणु में बन गई। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई जो हमें पता है कि जो स्पर्मेटिड होती हैं वो आगे चल के किस में बदल जाती हैं? स्पर्म में, एक परिपक्व शुक्राणु में। अब आपको देखना केवल इतना है कि आखिर एक स्पर्मेटिड ने किस प्रकार अपने अंदर चेंजमेंट किए होंगे जिससे वो एक गतिशील गोल संरचना से गतिशील बेलनाकार संरचना में बदल गई थी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि भाई शुक्र कायांतरण का मतलब है गतिशील गोल स्पर्मेटिड से गतिशील बेलनाकार स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है? शुक्र कायांतरण कहलाता है। हालांकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, मेरी बात को समझिए। आपके सिलेबस में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि शुक्र कायांतरण को समझाइए। परिभाषा पूछ सकता है आपसे, डेफिनेशन पूछ सकता है कि शुक्र कायांतरण क्या है, लेकिन आपसे इसका विस्तार वो नहीं पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन ये आपको समझना बेहद जरूरी है। ये नॉलेज आपको यहाँ से मिलनी चाहिए इसके बारे में कि आखिर कैसे शुक्र कायांतरण की घटना होती है, ठीक है। नीट में कई बार 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, तो बात करते हैं भाई। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे कि आखिर किस प्रकार आपकी एक स्पर्मेटिड। तो देखिए भाई, यह जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यह एक स्पर्मेटिड है। क्या है ये? स्पर्मेटिड।
ठीक है। इस स्पर्मेटिड में आप, ये केंद्रक है इसका, क्या है, केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक के अलावा यहाँ पे कुछ और सेल ऑर्गेनेलेस, अंगक, जिनका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हमारे इसमें काम आएंगे शुक्राणु शुक्र कायांतरण में। गोल्जी का है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और तारक का है सेंट्रोसोम। ये 3 ऑर्गन्स में इसको नहीं बोलूंगा, ऑर्गेनेलेस बोलेंगे, अंगक बोलते हैं इनको। मैंने आपको बताया भी था 11th क्लास में कि कोशिका के अंदर जो स्ट्रक्चर होती हैं आप उन्हें सेल ऑर्गेनेलेस बोलते हैं या कोशिका अंग बोलते हैं, कोशिका अंग, ठीक है। तो ये सभी की सभी सेल ऑर्गेनेलेस है। यह एक सेल है और इसमें देखो ये आपका केंद्रक है, इस केंद्रक में क्या है, गुणसूत्र है। अच्छा, जोड़े में तो नहीं होंगे ना गुणसूत्र, यहाँ पे सिंगल होंगे ना। क्यों होंगे सिंगल? क्योंकि ये स्पर्मेटिड है, एक एगोइड संरचना है, एक हैप्लॉइड संरचना है, तो उसमें 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें द्रव्य होगा इसका, जिसको आप कैरियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। यहाँ भी इसका साइटोप्लाज्म वगैरह रहेगा, कोशिका द्रव्य वगैरह भरा रहेगा, ठीक है भाई। ये पूरी एक कोशिका है, कोशिका, लेकिन कौन सी है, ये स्पर्मेटिड कोशिका है। कौन सी कोशिका है? स्पर्मेटिड, का नाम है शुक्राणु पूर्वी। तो अब आप ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। ये जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका होती है, यह शुक्राणु से पहले की कोशिका है ना। और इस कोशिका को, ये जो आपको गोल मटोल कोशिका दिखाई दे रही है ना, इस कोशिका को एट लास्ट, मैं बता रहा हूं, फिर आप समझ जाना धीरे धीरे। इस प्रकार की संरचना में बदलना होता है भाई। एक हल्का सा डायग्राम मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये सारी चीज हम बात करेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए क्या है। देखो, यह एक स्पर्मेटिड है और ये जो आपको दिख रहा है वो एक मैच्योर स्पर्म है, एक परिपक्व शुक्राणु स्पर्म, ठीक है। तो आखिर कैसे एक इस प्रकार की स्पर्मेटिड इस प्रकार की संरचना में बदल गई, देखते देखते हम इसी घटना को स्पर्मेटियोलाइज लियोसिस या शुक्र कायांतरण के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार एक ऐसी स्पर्मेटिड इस प्रकार की संरचना में डेवलप हो गई। तो ये देखना है भाई हमें, और इसी घटना को आप क्या बोलते हैं? शुक्र कायांतरण बोलते हैं। समझ में आ गई? यह एक मैच्योर स्पर्म है, एक परिपक्व शुक्राणु है। तो मैच्योर स्पर्म बनने से पहले कौन सी संरचना बनती है? स्पर्मेटिड, ठीक है। तो बात करें कि आखिर ये संरचना इस प्रकार की संरचना में कैसे बदली। तो चलिए अब ध्यान सुनिए, एक एक चीज को मैं बताऊंगा, क्लियर ध्यान सुनिए। सबसे पहले सिर कि आखिर शुक्राणु के सिर का निर्माण कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, विभेदन कैसे होता है, ठीक है। तो ये तो आपको एक स्पर्मेटिड दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि शुक्राणु का जो ये सिर है, ये हेड जो आपको दिख रहा है, हेड ये वाला यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से ग्रीवा हो जाएगी, गर्दन हो जाएगी। तो ये हेड जो आपको दिख रहा है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट या डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या कहता है कि जो सिर होता है इसमें 2 ऑर्गन्स बनते हैं, 2 स्ट्रक्चर बनती है। एक तो बनता है केंद्रक और एक बनता है एक्ट्रोसोम। एक्ट्रोसोम, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए केवल।
यह है एक स्पर्मेटिड है। अब आपने ये डायग्राम तो देख लिया। अब इस डायग्राम को मैं अंदर वाले जो पार्ट है उनको मैं रफ कर दूं ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो यह है इसका केंद्रक। किसका केंद्रक? स्पर्मेटिड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि केंद्रक का निर्माण कैसे होगा। केंद्रक का निर्माण कैसे होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको कहना है कि स्पर्मेटिड का जो केंद्रक है, जो गोल है, कैसा है? ये गोल मान लीजिए आप इसको। ठीक है, तो इस केंद्रक में से सबसे पहले जो कैरियोप्लाज्म होता है ना, केंद्रक द्रव्य, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप एक बात सुनिए, यदि कोई इस प्रकार की गोल मटोल संरचना है और इसमें कोई ऐसे द्रव्य भरा हुआ है, ये केंद्रक द्रव्य है और इसमें से गुणसूत्र वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि आप इस संरचना में से इस द्रव्य को निकाल दीजिए, तो बताइए क्या ये गोलाकार संरचना सिकुड़ नहीं जाएगी? क्या सिकुड़न होगा ना इसमें, क्योंकि इसके अंदर से आपने क्या निकाल दिया है? द्रव्य निकाल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले किसमें चेंजमेंट हो रहा है? स्पर्मेटिड के केंद्रक में होगी। जैसे मतलब ये भाई गोल एक केंद्रक था, अब इसके अंदर से यदि मैं इस केंद्रक द्रव्य को निकाल दूं तो जो गोलाकार आकृति का केंद्रक है वो सिकुड़ जाएगा और जो गुणसूत्र थे वो सिमटकर छोटे से स्थान में रह जाएंगे। सिमट जाएगा ना गुणसूत्र। अब जैसे यूं मान के चलिए, और जो केंद्रक है ना, इसकी आकृति इस प्रकार बेलनाकार हो जाती है। पहले तो कैसा था? ये गोल था। कब? जब इसमें केंद्रक द्रव्य था। तो सबसे पहले क्या हुआ? इसके केंद्रक द्रव्य को निकाल दिया गया। अपने आप निकल जाता है, केंद्रक द्रव्य निकला तो ये सिकुड़ गया केंद्रक, और जो गुणसूत्र थे वो छोटे से स्थान में क्या हो जाते हैं? इस प्रकार सिमट कर रह जाएंगे। बताइए चेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ केंद्रक में? पहले कैसा केंद्रक था और अब कैसा हो गया? आगे बात समझ में। और इसमें से व्यर्थ के जो पदार्थ हैं जैसे आरएनए वगैरह है, वो सारी चीज़ इसके अंदर से निकाल दी जाती है। क्यों निकाली जाती है? उसका रीजन होता है क्योंकि शुक्राणु का वजन कैसा हो जाए? कम। क्यों भाई? क्योंकि शुक्राणु को तैरना होता है ना, मादा जनन भाग में, गर्भाशय में इसको तैरना होता है। और भाई देखो वो ज़्यादा अच्छा तैरता है जिसमें वजन कम होता है। ठीक है, मुझे पता है, आप उस दिन भी मैंने आपसे क्लास में पूछा था कि आप भी बहुत कम बच्चे तैरना जानते, कोई एक दो बच्चा है। ठीक है भाई, मौसम आ रहा है बरसात ऋतु का, मेंढकों की तरह तैरना सीख लेना भाई, थोड़ा थोड़ा कीचड़ वगैरह में थोड़ा सा बिठा। ठीक है, अरे स्विमिंग पूल खुल गए यार आजकल, तो 10-20 रुपये खर्च करके तैरना सीख लेना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल शुक्राणु को तैरना सिखाते हैं। देखिए भाई, इसका वजन क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि इसको तैरना होता है और गति करने के लिए, तैरने के लिए वजन भाई बहुत ज़रूरी होता है। जिसका वजन कम होता है वो अच्छा तैर सकता है। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये केंद्रक में परिवर्तन हो गया ना, देखो खुद बदल रहा है ना केंद्रक। अब सुनिए नेक्स्ट, ये तो आपने केंद्रक बना लिया। अब नेक्स्ट बात आती है एक्रोसोम का निर्माण। नोट्स अपने सामने रखना, सारी चीज़ डिटो पढ़ रहा हूँ मैं। एक्रोसोम, जिसको आप अग्रपिंडक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अग्रपिंडक। तो एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में यही है। यदि मैं आपसे पूछूं कि केंद्रक का निर्माण कैसे होता है या केंद्रक का विभेदन कैसे होता है, तो आप 1 मिनट में आंसर दे देंगे। सर जो केंद्रक होता है ना, उसमें से सबसे पहले केंद्रक द्रव्य को बाहर निकाल दिया जाता है और जो गुणसूत्र होते हैं वो सिमट कर व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये काम क्यों जरूरी है? इसका वजन कम करने के लिए, ताकि ये आसानी से तैर सके। ठीक है भाई, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्रोसोम यानी कि अग्रपिंडक। एक्रोसोम यानी कि अग्रपिंडक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। तो एक्रोसोम की यदि हम बात करें, जरा ध्यान सुनिए मेरी बात को। केंद्रक की तो हमने बात कर ली भाई, कैसे ये चेंजमेंट हुआ।
अब हम बात करते हैं एक्रोसोम की। तो एक्रोसोम में सबसे पहला पॉइंट जो आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद करना है ना, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन सी संरचना से होता है। तो आपका आंसर है सर गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय से होता है। गोल्जी काय एक कोशिकांग होता है, हर कोशिका के अंदर होता है, मतलब एक कोशिकांग है गोल्जी काय, यूँ मानो आप, ठीक है। तो ये स्पर्मेटिड के अंदर भी मैंने यहाँ पे गोल्जी काय बनाया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि आखिर शुक्राणु का जो एक्रोसोम है उसका निर्माण कौन कर रहा है? तो उसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। किससे होता है? गोल्जी काय से। देखो आपको जो ये टोपी नुमा संरचना दिखाई दे रही है, नुकीली संरचना, यही गोल्जी काय क्यों, यही एक्रोसोम है। कौन है ये? एक्रोसोम। और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन था भाई? केंद्रक। आपको बात समझ में आ गई? तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, वो ये कहता है कि जो एक्रोसोम होता है उसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। किससे होता है? गोल्जी काय से। तो देखो आप, जो गोल्जी बॉडी होती है ना, वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और इन्हें हम बोलते हैं क्या? ल्यूमेन या रिक्तिका या वैक्यूल, रिक्तिका। देखो ये गोल्जी का है जो नलिकाकार रूपी स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें बीच बीच में क्या होती हैं? रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। अब देखते हैं ये कैसे करता है। गोल्जी काय के अंदर बहुत सारी रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। इन रिक्तिकाओं के अंदर एक कणनुमा संरचना होती है। क्या होती है? कणनुमा संरचना, एक कणीय संरचना होती है इस प्रकार की, और इस कण को आप बोलते हैं प्रोएक्रोसोमल। क्या बोलते हैं भाई? प्रोएक्रोसोमल कण रिक्तिका के अंदर है, मतलब इसमें गोल्जी काय में बहुत सारी रिक्तिकाएं होती हैं और वो रिक्तिकाएं आपस में अपने आकार में वृद्धि करने लग जाती हैं। और जब वो अपने आकार में वृद्धि करती है ना, तो उनके अंदर एक कण रूपी संरचना दिखाई देती है जिसे आप प्रोएक्रोसोमल कण बोलते हैं। और जब बहुत सारी रिक्तिकाएं जिनमें प्रोएक्रोसोमल कण होता है आपस में जब जुड़ जाती हैं ना, तो पूरा जो गोल्जी काय होता है, देखो गोल्जी काय है तो यहाँ पे, तो जो कण रूपी संरचना थी जिसे आप प्रोएक्रोसोमल कण बोल रहे हैं, तो प्रोएक्रोसोमल कण केंद्रक के शिखर से ऐसे जुड़ जाता है। देखो ये केंद्रक का शिखर है, तो उस पर कौन जमा हो गया है? प्रोएक्रोसोमल कण, और इसके चारों ओर कौन है? ये रिक्तिकाएं वगैरह। समझ में आ गई? ऐसे। तो अब जब बहुत सारी रिक्तिकाएं आपस में मिली होंगी, तो जो ये एक्रोसोमल कण था वो भी आकार में बड़ा हो जाता है और एक बड़ा कण बन जाता है ऐसे। और ये किसके ऊपर व्यवस्थित हो गया है? केंद्रक के ऊपर। और इस बड़े कण को आप क्या बोलने लग गए? अब एक्रोसोम बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? एक्रोसोम। जरा ध्यान से सुनिए, मैं क्या बता रहा हूं कि एक्रोसोम का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो आपकी स्पर्मेटिड में तो केवल इस प्रकार की रिक्तिकाएं वाली एक गोल्जी बॉडी थी, तो ये गोल्जी काय की रिक्तिकाओं ने अपने आकार में वृद्धि करना प्रारंभ किया, तो इनके अंदर जो प्रोएक्रोसोमल कण था वो दिखाई देने लगा। और जब बहुत सारी रिक्तिकाएं आपस में जुड़ी तो वो किसके पास आ गई? केंद्रक के शिखर के पास आ गई। और जो बहुत सारे प्रोएक्रोसोमल कण थे वो किस में बदल गए? एक्रोसोम में। और इसके जो द्रव्य वगैरह होगा ना, किसका? गोल्जी काय का या झिल्ली वगैरह द्रव्य वगैरह होगा, वो क्या करता है? इनके ऊपर एक इस प्रकार की टोपी नुमा संरचना धारण कर लेता है ऐसे। आप देखिए ये वाली बन गई ना टोपी, और ये नुकीली संरचना कौन है? एक्रोसोम है। तो ये रही नुकीली संरचना। तो देखो डेवलपमेंट होता जा रहा है ना, आप खुद पहचान पा रहे होंगे कि यार वास्तव में कैसे स्पर्मेटिड चेंज होता जा रहा है। पहले स्पर्मेटिड में देखो गोल्जी काय यहाँ पे था, केंद्रक कैसे गोल था, तो पहले तो केंद्रक बदला,
उसने अपने अंदर से केंद्रक द्रव्य निकाला और उसके अंदर जो गुणसूत्र है वो सिमट कर रह गए, आरएनए वगैरह सारी व्यर्थ पदार्थ निकाल दे गए। फिर गोल्जी काय ने इसके ऊपर एक टोपी नुमा संरचना बना दी, एक कण रूपी संरचना बना दी, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। तो ऐसे बना एक्रोसोम गोल्जी काय से, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है ग्रीवा का निर्माण, है ना। तो ये तो भाई केंद्रक और एक्रोसोम हुआ और ये द्विपालित टोपी हो गई। अब ये शुक्राणु केंद्रक का निचला भाग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने तारक काय बताए थे सेंट्रोसोम, और आपको याद होगा 11वीं क्लास में भी मैंने कहा था कि सेंट्रोसोम 2 प्रकार के तारक केंद्रों में बटा हुआ होता है, सेंट्रियोल जिनको बोलते हैं। तारक काय को सेंट्रोसोम बोलते हैं और तारक केंद्र को सेंट्रियोल बोलते हैं। तो एक तारक काय 2 केंद्रों में बट जाता है, जिन्हें बोलते हैं समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ को बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूरस्थ को बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। तो सुनिए, दोनों तारक केंद्र ऐसे 90 एंगल पर व्यवस्थित हो जाते हैं समकोण पर। तो ये तो समीपस्थ तारक केंद्र हुआ, ये दूरस्थ तारक केंद्र हुआ। ये दोनों तारक केंद्र ऐसे जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, एक ग्रीवा का निर्माण कर लेते हैं। भाई किसका, ग्रीवा का निर्माण कर लेते हैं, गर्दन का। अभी मैं अच्छा सा डायग्राम बनाऊंगा अभी समझाने के लिए केवल, ठीक है। तो ये गर्दन बन गई, ठीक है, ग्रीवा बन गया। अब यहाँ पे एक मुख्य बात आती है। मुख्य बात क्या, कि यहाँ पे जो आपको दूरस्थ तारक केंद्र दिखाई दे रहा है, ये वाला दूरस्थ तारक केंद्र, ये दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है, एक इस प्रकार के तंतु का निर्माण करता है। ये वाला जो तंतु आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तंतु को हम बोलते हैं अक्षीय तंतु, यानी कि एक्सियल फिलामेंट। देखो कितना चेंजमेंट होता जा रहा है, कितना चेंजमेंट होता जा रहा है। अब ये संरचना ऐसी लग रही है जैसे ये बीच वाली संरचना हो, तो ये बीच वाली पूरी संरचना को अक्षीय तंतु बोलते हैं। तो ये बन गई ना संरचना पूरी अक्षीय तंतु, किससे बनी, दूरस्थ तारक केंद्र से। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं कि एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु का निर्माण किससे होता है, तो आपका आंसर है डिस्टल सेंट्रियोल। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। यदि ऑप्शन में उसने केवल तारक काय दे रखा है तो आपका आंसर केवल तारक काय रहेगा, और यदि उसने ऑप्शन में अलग अलग कर रखा है कि समीपस्थ तारक केंद्र, दूरस्थ तारक केंद्र, तो दूरस्थ राइट आंसर आएगा। ऐसे आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। अब ये समीपस्थ का क्या काम है मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल दूरस्थ का समझ में आया आपको कि समीपस्थ और दूरस्थ दोनों तारक केंद्र 90 एंगल पर व्यवस्थित होकर शुक्राणु की किसका निर्माण करते हैं, ग्रीवा का। और जो दूरस्थ तारक केंद्र है वो क्या बना लेता है भाई, वो एक अक्षीय तंतु बना लेता है, ठीक है। तो अब बात आती है मध्य खंड का निर्माण। देखो सिर का निर्माण हो गया, थोड़ा यहाँ पे ऐसे हो गया ना, मैं कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आप समझ जाना। देखो सिर का निर्माण कर लिया हमने, तो सिर में सबसे पहले बात की थी केंद्रक की, उसके बाद हमने बात की थी एक्रोसोम की, फिर हमने बात कर ली ग्रीवा के बारे में, अक्षीय तंतु भी हमने बना लिया, और अब हम बात करते हैं मध्य भाग की कि आखिर एक स्पर्म का मध्य भाग कैसे बना। तो सुनिए, कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी तो थे। तो सिंपल सी बात है, अक्षीय तंतु के चारों ओर ये माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। सर्पिल रूप मतलब ऐसे, ऐसे जैसे ये अक्षीय तंतु है और ये इस प्रकार व्यवस्थित हो रहे हैं। ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सुनिए, जहां तक माइटोकॉन्ड्रिया इस अक्षीय तंतु के चारों ओर लिपटे रहते हैं, वहां तक का जो भाग है ना, वो इसका मध्य भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्य भाग। तो शुक्राणु का देखो मध्य खंड भी बन गया, ये दिख रहा है आपको, तो ये मध्य खंड है। तो ये किससे बना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि शुक्राणु के मध्य खंड का निर्माण किससे होता है, तो आपका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। कैसे होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं
वो अक्षीय तंतु के चारों ओर लिपट जाते हैं सर्पिल रूप में और मध्य खंड का निर्माण करते हैं। तो ये मध्य भाग बन गया। ठीक है, अब बात आती है पूंछ का निर्माण। तो भाई पूंछ का निर्माण तो नॉर्मल है कि जो अक्षीय तंतु होता है वो मध्य खंड से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, और ये अक्षीय तंतु था, ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। और अब एट लास्ट पता है क्या होता है, अरे मैंने कहाँ रख दी भाई, हाँ, अब एट लास्ट क्या होगा कि जो ये कोश का द्रव्य वगैरह, भाई कोश का द्रव्य भी तो होगा, तो कुछ कोश का द्रव्य तो नष्ट हो जाता है और थोड़ा बहुत कोश का द्रव्य और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब इसको एक कवर, एक इस प्रकार लेयर कवर कर लेती है। आप देखिए, बताओ अभी क्या था और अभी क्या बन गया। भाई अब ये पूंछ ही तो बन गई, ये अक्षीय तंतु था जिसके चारों ओर कोश का द्रव्य की परत बन गई, कोश का झिल्ली आ गई, और ये कंप्लीट क्या बन चुका है, स्पर्म बन गया। तो देखो यही तो है शुक्र कायांतरण, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो स्पर्मेटिड होती है वो किस में बदल जाती है, एक परिपक्व शुक्राणु में। तो आपको समझ में आया कि अभी आपके सामने कुछ देर पहले यहाँ पर एक गोल संरचना थी और उस गोल संरचना के अंदर धीरे धीरे इस प्रकार की संरचना डेवलप हो गई। तो इसी को जानते हैं भाई शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटियोलियोसिस के नाम से। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो कैसे बना ये शुक्राणु स्पर्मेटिड से, ये घटना आपको समझ में आ गई। तो आप इसी घटना को किस नाम से जानते हैं भाई, शुक्र कायांतरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शुक्र कायांतरण। हालांकि आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा कि ये डेवलप कैसे हुए, लेकिन यहाँ से बहुत सारे नीट के क्वेश्चन केवल यही पूछे जाते हैं कि कौन सी संरचना से कौन सा भाग बनता है शुक्राणु का। ठीक है, एक बार और मैं हल्का सा आपको रिवाइज करा दूं। देखो आपके पास एक स्पर्मेटिड है, तो सबसे पहले स्पर्मेटिड के केंद्रक में चेंजमेंट होते हैं। क्या चेंजमेंट होते हैं कि केंद्रक में से अनावश्यक पदार्थ जैसे आरएनए और केंद्रक द्रव्य, हालांकि अनावश्यक पदार्थ नहीं है केंद्रक द्रव्य, जैसे केंद्रक द्रव्य को निकाल देंगे, पहले आरएनए वगैरह को भी निकाल देंगे, तो सारी चीज़ जब उसमें से निकल जाएगी तो क्या बचेंगे, शुक्राणु। अरे गुणसूत्र, जो हैप्लॉइड कंडीशन के गुणसूत्र हैं, और वो व्यवस्थित हो जाएंगे, और जो उसका गोल आकार था केंद्रक का वो कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। उसके बाद गोल्जी काय अपने आप में विभेदन करेगा, अपने आप में चेंजमेंट करेगा, और क्या बनाएगा, एक एक्रोसोम बनाएगा। एक्रोसोम शुक्राणु के पास पाई जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट संरचना होती है, जिसका अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है और उससे क्वेश्चन भी बनता है। जिसको मैं बता दूं ना कि ये क्वेश्चन बनता है, तो भाई आप उसे तो 100% किया करो, तभी की तभी। समझ में आ गई? चलिए, तो केंद्रक बन गया। एक्रोसोम किसने बनाया, गोल्जी काय ने। समझ गए? ग्रीवा में क्या पाए जाते हैं, दो तारक केंद्र। कौन कौन से, एक समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। और ये दोनों कैसे व्यवस्थित होते हैं, 90 एंगल पर व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, 90 एंगल पर। और ये जो 90 एंगल पर व्यवस्थित होते हैं ना, तो दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है, अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। जब अक्षीय तंतु बन जाता है ना, या एक्सियल फिलामेंट बन जाता है, तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कुछ दूरी तक सर्पिल रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, और कौन से भाग का निर्माण करते हैं, मध्य भाग का। उसके बाद जैसे जैसे अक्षीय तंतु बढ़ता है, कोश का द्रव्य और झिल्ली भी बढ़ती जाती है, और एक पूंछ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। वही हमारा एक मैच्योर क्या था, स्पर्म था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये होता है शुक्र कायांतरण। तो आपको पता चल गया कि आखिर कैसे एक स्पर्मेटिड शुक्राणु का निर्माण करती है, शुक्राणु में बदल जाती। ठीक है भाई, चलिए, तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसको आप क्या बोलते हैं, शुक्र कायांतरण।
तो बोर्ड में आपसे ये पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए इसे पढ़ना है और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रूर याद करने हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और उस टॉपिक का नाम है शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो इनकी तो भाई मुझे नहीं लगता इंग्लिश नाम लिखना कोई ज़रूरी है आपके लिए, आप समझ जाना जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। शुक्राणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है भाई। तो अब ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है भाई। तो अब हम देख रहे हैं क्या, देखो अभी तो हमने शुक्राणु को डेवलप किया था, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, उसकी संरचना देख रहे हैं कि आखिर शुक्राणु में कौन कौन से भाग और क्या क्या उसमें विशेषताएं होती हैं, क्या उसमें होता है। तो देखिए, एक शुक्राणु की संरचना की बात करें तो इसके 4 भाग होते हैं, 4 भाग। सबसे पहला होता है सिर, दूसरा भाग होता है ग्रीवा, तीसरा भाग होता है मध्यखंड, और चौथा भाग होता है पूंछ। समझ में आ गई बात? सुनिए पहले मेरी बात को। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्राणु की संरचना को समझाइए, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सिर, दूसरा भाग होता है ग्रीवा, तीसरा भाग होता है मध्यखंड, और चौथा भाग होता है पूंछ, ठीक है। तो मैं एक एक पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ साथ ही हम इसका डायग्राम बनाना भी सीखेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिर के बारे में। चौक ले लूँ। किसके बारे में बात करते हैं? सिर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सिर के अंदर 2 भाग होते हैं, केंद्रक और एक्रोसोम। जब भी हम एक शुक्राणु के सिर के बारे में बात करेंगे तो एक सिर का निर्माण 2 भागों से होता है, या आप कह सकते हैं कि शुक्राणु के सिर में 2 प्रमुख भाग होते हैं, एक केंद्रक होता है और एक एक्रोसोम होता है। तो इनकी संरचना के बारे में बात करेंगे तो आपको कहना है कि हालांकि जो शुक्राणु का सिर होता है वो तिकोना होता है या चम्मच जैसी आकृति का होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव के शुक्राणु के जो सिर है उसकी आकृति कैसी होती है, तो आपका आंसर है स्पून लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि चम्मच जैसी आकृति, और तिकोना होता है। कौन? सिर। सिर के निर्माण में कौन कौन से 2 भाग लेते हैं? केंद्रक और एक्रोसोम। तो केंद्रक में जैसा कि आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, 1-2 लाइन लिखी हुई है केवल, कि इसका जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में केवल ठोस क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं। क्रोमेटिन मतलब गुणसूत्र बनाने वाली संरचनाएं, ठीक है। गुणसूत्र बनाने वाली धागे नुमा संरचनाएं, या आप कह सकते हैं कि केवल इसके केंद्रक में गुणसूत्र ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, या आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो इसके केंद्रक में केवल क्या पाया जाता है भाई? ठोस क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। क्रोमेटिन क्या है? गुणसूत्र बनाने वाली संरचनाएं होती हैं क्रोमेटिन, जो धागे नुमा होती हैं। आपको 11वीं क्लास में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो इसके केंद्रक में तो केवल ठोस क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाएंगे। एक्रोसोम की बात करें, एक्रोसोम की बात करें तो आपको कहना है कि जो एक्रोसोम होता है वो केंद्रक पर टोपी नुमा होता है, या टोपी नुमा संरचना का होता है। जो एक्रोसोम है वो केंद्रक के शिखर से ऊपर होता है ना, और कैसी संरचना होती है? ये टोपी नुमा आकृति का होता है एक्रोसोम। और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट हाइलुरोनिडेज, कैटेफिन नाम के स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखना इस पॉइंट को
कि जो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है, जो टोपीनुमा आकृति का होता है, उसके शिखर पर या उसके द्रव्य में दो प्रकार के स्पर्म लाइसिन देखो ग्रुप हो गया स्पर्म लाइसिन एंजाइम, और स्पर्म लाइसिन के अंतर्गत कौन कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, एक हाइलुरोनिडेज और कैटेफिन नाम के एंजाइम आ रहे हैं। और इनका मुख्य काम क्या होता है, इनका मुख्य काम होता है भाई जो अंडाणु होता है ना, उसकी जो कोरोना रेडिएटा भित्ति होती है या कोरोना रेडिएटा भित्ति को गलाने का इनका काम होता है। आप कह सकते हैं कि अंडाणु को भेदते हैं, ये अंडाणु को अंडाणु में छिद्र बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के लिए उस पर एक रास्ता बनाना चाहिए। और वो देखो आपको पता हो तो ये द्वितीयक oocyte था ना, द्वितीयक oocyte, इसके ऊपर एक पारदर्शी आवरण था जोना पेलुसिडा, और इसके ऊपर फिर एक परत थी, एक कठोर परत होती है ये वाली कठोर परत, और इस कठोर परत का नाम होता है कोरोना रेडिएटा। क्या होता है इस कठोर परत का नाम? कोरोना रेडिएटा। तो जब भी कोई स्पर्म इसके पास आता है, कोई शुक्राणु इसके पास आता है निषेचन करने के लिए, तो यहीं पे तो होता है एक्रोसोम, अग्रभाग पे एक्रोसोम होता है ना, तो ये कौन से एंजाइम छोड़ेगा? हाइलुरोनिडेज कैटेफिन नाम के स्पर्म लाइसिन एंजाइम छोड़ेगा, जो क्या करेंगे, इसकी भित्ति को गला देते हैं, और जो शुक्राणु है वो इसके अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब कोई शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो इससे अगली जो घटना होगी वो निषेचन नहीं होगी क्या? अरे निषेचन आप तभी तो बोलेंगे भाई, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज बनाए उसी को तो निषेचन बोलेंगे। तो निषेचन की क्रिया में कौन सहायक है भाई? एक्रोसोम। कौन सहायक है? एक्रोसोम। यदि एक्रोसोम ना हो, ध्यान सुनना ये बेसिक क्वेश्चन है, यदि एक्रोसोम ना हो तो क्या शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर पाएगा? बोलो, नहीं कर पाएगा। और यदि नहीं कर पाया तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो यही क्वेश्चन, अब मेरी एक बात और आप नोट कर लेना, इस चैप्टर नंबर 3 से एक कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है। बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ, वो आपके दिमागी आधार पर क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे? अब उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई यदि किसी शुक्राणु के एक्रोसोम को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए, एक्रोसोम का दूसरा नाम क्या है? अग्रपिंडक। क्वेश्चन क्या है? आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। यदि किसी शुक्राणु के एक्रोसोम या अग्रपिंडक को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी और कैसे? तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होना चाहिए। आंसर का तरीका देखो, आप बोलेंगे शुक्राणु के एक्रोसोम के पास भेदन एंजाइम होते हैं। भेदन एंजाइम मतलब ये वाले एंजाइम होते हैं जो भेदते हैं कोरोना रेडिएटा को, भेदन एंजाइम होते हैं, है ना। यदि इसको नष्ट कर दिया जाए, यदि एक्रोसोम को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया जाए तो शुक्राणु अंडाणु को भेद नहीं पाएगा और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ये। तो आपको बात समझ में आ गई एक्रोसोम के बारे में। क्या रोल है एक्रोसोम का? एक्रोसोम का रोल है कि इसकी टोपीनुमा जो संरचना होती है उसके अंदर हाई स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म लाइसिन। और ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम क्या करते हैं? अंडाणु की भित्ति को गला देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब यदि आपसे वो यूँ पूछ ले कि भाई यदि इसको नष्ट कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप सिंपल आंसर देंगे कि साहब अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाएगा और निषेचन की क्रिया क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। तो बताइए क्या दिक्कत है आपको एक्रोसोम में? तो ये तो सिर की संरचना हुई, इतना ही लिखा हुआ है, आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, अब डायग्राम में यहाँ पे साथ में बनाता चलूँ, यदि आपको वहाँ तक दिख रहा होगा। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा दूँ इसको। डायग्राम को भी साथ साथ देखते चलना, आपको इसको बनाना भी है। देखिए
ये तो है केंद्रक। कौन है ये? केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आ गई बात? ये जेनेटिक मटेरियल है केंद्रक के अंदर। और इस केंद्रक के ऊपर आपको पता ही है ये टोपीनुमा संरचना क्या है? ये एक्रोसोम है। और इसके अंदर कौन भरे हुए हैं? स्पर्म लाइसिन एंजाइम भरे हुए हैं। ठीक है। और इस पर एक कोशिका द्रव्य की एक परत होती है जो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये रिक्तिका वाली परत थी जिसने गोल्जी काय वाली। ठीक है। तो यह एक शुक्राणु का क्या बन गया है? कंप्लीट सिर। क्या बन गया है? केवल सिर बन चुका है। बस आगे बात समझ में, केवल सिर बन गया ना। देखो ये तो केंद्रक था जिसमें ठोस क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ। और जो टोपीनुमा संरचना है वो क्या है? एक्रोसोम। तो मैं यहाँ लिख दूं, यदि आप बुरा ना माने तो एक्रोसोम, केंद्रक और दोनों संरचना मिलकर क्या कहला रही है? सिर। दिख रहा होगा आपको शायद वहां तक कंप्लीट दिख रहा है। तो ये सिर बन गया ना भाई शुक्राणु का। चलिए, तो सिर की बात आपको समझ में आ गई। यदि आपसे कोई पूछे सिर की संरचना तो आप बता देंगे ना कि जो केंद्रक होता है जो बेलनाकार होता है और इसमें ठोस क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। इसके ऊपर टोपीनुमा संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें हाइलुरोनिडेज और कैटेफिन नाम के स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं जो अंडाणु को भेदने का कार्य करते हैं। और फिर एक नोट में मैंने बेसिक क्वेश्चन लिखाया हुआ भी, उसको भी आप आसानी समझ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई ग्रीवा के बारे में। ग्रीवा, तो ग्रीवा के बारे में बहुत सिंपल सी बात है। देखो कि इसकी जो ग्रीवा होती है, ये ग्रीवा है, इसमें दो प्रकार के कौन? तारक केंद्र। ये तो समीपस्थ तारक केंद्र है और ये दूरस्थ तारक केंद्र है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं भैया? इसकी ग्रीवा बनाते हैं शुक्राणु की। क्या बना ली इसने? ग्रीवा। तो मैं यहाँ इसका नाम लिख दूं, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये ग्रीवा है। कौन है ये? ग्रीवा। ठीक है। अब ये जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है, अच्छा ग्रीवा में इतना लिखा हुआ है कि इसकी जो कि शुक्राणु के सिर और नीचे होगा कौन सा भाग? मध्य भाग। तो सिर और मध्य भाग के बीच को आप क्या बोलते हैं? ग्रीवा कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो तारक केंद्र होते हैं, ऊपर वाला समीपस्थ और नीचे वाला दूरस्थ। दोनों कैसे व्यवस्थित होते हैं? 90 एंगल पे। तो समीपस्थ तारक केंद्र का काम क्या है वो सुन लीजिए। अब समीपस्थ तारक केंद्र का काम होता है युग्मनज में प्रथम विदलन की क्रिया को कराना। या मैं कहूँ कि जब युग्मनज बन जाता है ना, तो उनमें जो पहला समसूत्री विभाजन स्टार्ट होते हैं ना, तो उन विभाजनों को आरंभ करता है ये समीपस्थ तारक केंद्र। तो आपका ये आंसर, ये क्वेश्चन आप याद रखना कि समीपस्थ तारक केंद्र का क्या काम है? समीपस्थ तारक केंद्र युग्मनज में विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। और विदलन क्या है? विदलन क्या है कि युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजन। आगे मैं आपको उसको और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आगे टॉपिक आएगा। तो आप इतना समझ लीजिए कि युग्मनज एक कोशिका है, जब उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो उनमें जो समसूत्री विभाजन होता है ना, उसी क्रिया को हम विदलन कहते हैं। और उस विदलन को स्टार्ट करवाता है समीपस्थ तारक केंद्र। और मोस्टली क्या करवाता है? तरकु तंतु बनवाता है। ठीक है। तरकु तंतु, ये तरकु तंतु ऐसी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों को बांटने का कार्य करती हैं। ठीक है। सुनिए, तो ये समीपस्थ तारक केंद्र, ये दूरस्थ तारक केंद्र। अब ये दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है? एक अक्षीय तंतु का क्या कर देता है भाई? निर्माण कर देता है। ऐसे ये अक्षीय तंतु बन गया। आपको बात समझ में आ गई? तो ग्रीवा में दो तारक केंद्र थे, एक समीपस्थ तारक जिसको आप प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, एक दूरस्थ तारक केंद्र जिसको आप डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमल का काम क्या होता है? क्लीवेज को स्टार्ट करना, विदलन क्रिया को प्रारंभ करना। और डिस्टल का क्या काम होता है? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करना, यानी कि अक्षीय तंतु का निर्माण करना।
इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात आती है मध्य भाग की। कौन से भाग की? मध्य भाग की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मध्य भाग में जो मेन रोल होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। और ग्रीवा में जो मेन काम रोल होता है वो तारक केंद्र का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब होता क्या है कि स्पर्मेटिड के जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो, थोड़ा अलग चौक यूज कर लूँ क्या? हाँ कोई बात नहीं, ये मिल गया मुझे। ये इस प्रकार सर्पिल रूप में, ये इस प्रकार सर्पिल रूप में ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाते हैं भाई? व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित हो जाते हैं, जो आपको दिख रहे हो। तो ये अक्षीय तंतु के चारों ओर व्यवस्थित हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस भाग को आप क्या बोलेंगे? एक दो और बना दूं। ऐसे ये व्यवस्थित हो जाते हैं सर्पिल रूप में, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे आया, बिल्कुल इस प्रकार ये व्यवस्थित हो जाते हैं, आप देख पा रहे हैं ऐसे, समझ रहे ना। और ये बीच में अक्षीय तंतु होता है। तो ये जब माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर जमा हो जाते हैं तो इसे हम मध्य भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य भाग। इतना याद रखो कि अक्षीय तंतु के चारों ओर जब सर्पिल रूप में माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित हो जाएं तो हम उसे मध्य खंड बोलते हैं, या कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मध्य खंड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन आप सुनिए, ये केंद्रक का ये सिर का भाग है, और आपको पता ही है कि सिर का अधिकांश भाग किससे बना होता है? केंद्रक का बना होता है। ये केंद्रक की लाइन लिखी हुई है। अब केंद्रक के सिर के पश्च भाग, मतलब यहाँ से केंद्रक का पश्च भाग स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ से, ये तो पश्च भाग है, ये ग्रीवा है, और ये मध्य भाग है। तो ये जो मध्य भाग होता है ना, इसके नीचे यहाँ पर एक गोल संरचना होती है, देखो ये वाली, और इसको हम बोलते हैं रिंग वलय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक पतली, देखो ऐसे एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है भाई, एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है, और इस पतली झिल्ली नुमा संरचना को आप बोलते हैं मैनचेट। क्या बोलते हैं? मैनचेट बोलते हैं, मैनचेट। और इसके ऊपर आपकी कोशिका झिल्ली वगैरह भी होगी, हालांकि कोशिका झिल्ली भी होती है। ठीक है, तो ये मैनचेट हुआ। कौन? आपको क्या कहना है कि केंद्रक के पश्च भाग ये वाला ग्रीवा और पूरे मध्य भाग तक कोशिका द्रव्य की एक पतली परत होती है, और उस पतली परत का क्या नाम होता है? मैनचेट नाम होता है। क्या होता है? मैनचेट। और जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल रूप में व्यवस्थित होते हैं, सर्पिल रूप में व्यवस्थित होते हैं ना, इस संरचना को हम बोलते हैं निवेन कर्ण के नाम से। किस नाम से जानते हैं? निवेन कर्ण। ये पूरी जो संरचना है इसको आप क्या बोल सकते हैं? निवेन कर्ण। निवेन कर्ण भी बोल सकते हैं, निवेन कर्ण भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। इन दो क्वेश्चनों पे अभी एक बार मैं आपको बताऊं, सुनिए, आप फ्रेश माइंड से सुनिए, थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहेंगे इसमें। अब सुनो, देखो हम मध्य भाग पढ़ रहे हैं। मध्य भाग में ऐसे पढ़ो आप कि जो इसका मध्य भाग होता है उसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। अच्छा, जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं? सर्पिल रूप में। तो सर्पिल रूप में जो इनकी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को आप क्या कहते हैं? निवेन कर्ण बोलते हैं। अब आगे बात समझ में आपको कि निवेन कर्ण क्या है।
माइटोकॉन्ड्रिया की सर्पिल व्यवस्था को ही आप निवेन कर्ण बोलेंगे। ठीक है, ऐसे एक कुंडलित है ना, तो इसी को आप निवेन कर्ण बोलेंगे, जो किसके ऊपर है, अक्षीय तंतु के। और केंद्रक के पश्चभाग हुआ, ग्रीवा हुई, और मध्य भाग के ऊपर एक पतली परत होती है कोशिका द्रव्य की। इस परत का क्या नाम होता है, मैंचेट नाम होता है। क्या होता है, मैंचेट। अब एक पॉइंट और सुनो कि मध्य खंड के नीचे जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त हो जाते हैं ना, उसके नीचे एक संरचना होती है जो आपको शायद रेड कलर की दिखाई दे रही होगी, और इस संरचना को आप बोलते हैं रिंग वलय या रिंग वलय नहीं बोलेंगे यार, तारक वलय, या इसको आप एनुलस के नाम से जानते हैं, एनुलस। हालांकि इसका जो फंक्शन है वो अननोन है अभी तक, लेकिन कुछ ये बताते हैं, कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि जो तारक वलय होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया को नीचे की तरफ जाने से रोकने का काम करती है। ये रेड कलर की आपको तारक वलय दिखाई दे रही है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये नीचे की तरफ नहीं जाने देती माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये काम होता है इसका। तो वलयनुमा संरचना होती है जिसे आप एनुलस भी बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको मध्य खंड में लिखनी है। समझ में आ गई बात। अब लास्ट खंड है इसका, क्या भाई, पूंछ, टेल। तो इसको मध्य खंड को आप मिडिल पीस बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, इसको नेक बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं पूंछ की। तो सुनिए, जो इसका अंतिम और लंबा खंड है वो पूंछ कहलाती है भाई। क्या कहलाती है, पूंछ कहलाता है। अंतिम खंड जो होता है इसका क्या कहलाता है, पूंछ कहलाता है। ये आपको दिख रही है, ये पूंछ है। ठीक है, पूंछ दिख रही है आपको। तो ये भाग पूंछ है भाई शुक्राणु का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। देखो, आपको यहाँ भी एक अंतर नजर आ रहा होगा पूंछ में कि यहाँ तक मैंने कोशिका झिल्ली बनाई है, देखो आवरण बनाया है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाया। तो ये पूंछ के दो भाग होते हैं। ये ऐसा भाग जो कोशिका झिल्ली से आवृत रहता है उसे तो आप कहते हैं पूंछ का मुख्य खंड। ये मुख्य खंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो अनावृत भाग है उसे आप बोलते हैं अंत्य या एंड पीस। और ये पूरी संरचना क्या कहलाती है भाई, पूंछ कहलाती है। क्या कहलाती है, पूंछ। तो ये जो आपके सामने एक डायग्राम है वह है एक कंप्लीट शुक्राणु का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, कंप्लीट शुक्राणु का। तो फटाफट से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा ना, समझ गए आप बात को। तो यह एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है, और जहाँ पे मैंने नोट्स में शुक्राणु की संरचना है उसके जस्ट नीचे जगह छोड़ रखी है, तो वहाँ आप इसका एक अच्छा सा डायग्राम बना लेना। किसी के पास बुक है तो वहाँ से बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे शायद लगता है कि आपको ये सारा जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट तो नहीं है आपको। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। एक बार मैं इसको रिवाइज करा दूँ आपको थोड़ा सा, 2 मिनट केवल। देखिए, यदि हम एक शुक्राणु की संरचना की बात करें तो उसके कितने भाग होते हैं। देखो, पहला भाग सिर होता है, दूसरा भाग केंद्रक ग्रीवा, तीसरा भाग मध्य और चौथा भाग पूंछ। यही होते हैं ना। सबसे पहले सिर की बात करें तो सिर में इसका जो सिर होता है तिकोना होता है, चम्मच जैसी आकृति का होता है, और इसके 2 भाग होते हैं, केंद्रक और एक्रोसोम। केंद्रक की बात करें तो सिर का अधिकांश भाग किसका बना होता है, केंद्रक का, और उसमें क्या पाए जाते हैं, केवल ठोस क्रोमेटिन या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। बात करें एक्रोसोम की तो केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसमें हाइलुरोनिडेज, कैटेफिन नाम के क्या होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जिनका काम क्या होता है, अंडाणु का भेदन करना, जिससे ये क्या कर पाएँ, निषेचन कर पाएँ। और आपको बेसिक क्वेश्चन पता ही है, यदि इसको नष्ट कर दे तो क्या होगा, निषेचन क्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, फिर हमने बात की थी ग्रीवा के बारे में। तो ग्रीवा के बारे में आपको क्या कहना है, सिर और मध्य भाग के बीच का जो भाग है वो ग्रीवा है, जिसमें क्या होते हैं, 2 तारक केंद्र,
एक समीपस्थ तारक केंद्र, एक दूरस्थ तारक केंद्र, और ये दोनों कैसे व्यवस्थित होते हैं 90 एंगल पर। और समीपस्थ का काम क्या होता है, क्लीवेज स्टार्ट करना यानी कि विदलन स्टार्ट करना, और दूरस्थ का काम क्या होता है, अक्षीय तंतु का निर्माण करना। एक मैं अक्षीय तंतु लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, अक्षीय तंतु है। ठीक है, ये अक्षीय तंतु, तो अक्षीय तंतु का निर्माण करना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य भाग का, तो आप बोलेंगे कि अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिल रूप में माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित हो जाते हैं और मध्य भाग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट कहने थे कि जैसे जो सर्पिल रूप में व्यवस्था होती है हम उस संरचना को निवेनकर्ण कहते हैं, और इनके नीचे क्या पाई जाती है, तारक वलय पाई जाती है ना। और केंद्रक के पश्च भाग, ग्रीवा और मध्य भाग को एक कोशिका द्रव्य की पतली परत घिरी रहती है जिसे क्या कहते हैं, मैनचेट बोलते हैं ना। उसके बाद हम बात करेंगे पूंछ की। पूंछ इसका सबसे अंतिम भाग है, अंतिम खंड है, लंबा भाग है, जो अगर इसका कुछ भाग जो आवृत है, ढका हुआ है, उसे तो आप मुख्य खंड कहते हैं, और जो छोटा सा अनावृत खंड होता है उसे आप एंडपीस या अंत्य खंड कहते हैं। काम आपको पता ही है, शुक्राणु की गति कराने का इसका मुख्य काम होता है। आई बात समझ में, नहीं आई बोलो। ठीक है, तो ये भाई कंप्लीट हुआ एक टॉपिक, एक कंप्लीट शुक्राणु समझ में आ गई। तो अब हमारे जो नर और मादा युग्मक है ना, वो आज कंप्लीट हैं, और कल हम अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन साइकिल, यानी कि रज चक्र या आर्तव चक्र। तो कल सुनिए आर्तव चक्र की कहानी और रवि रावत की जुबानी समझ रहे हैं, मतलब मेरे द्वारा आप पढ़ेंगे रज चक्र कल वाले लेक्चर में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रज चक्र, बहुत ही इंटरेस्ट, आपको बहुत ही मजा आएगा उस चैप्टर में। ठीक है, तो कल उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, रज चक्र के बारे में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में आपको मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अच्छी बात है। अब आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कौन बनेगा लखपति में, आज का ये सवाल है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, आंसर बताने वाले को मिलेगी प्राइस, और वो क्या, एक चांटा। क्या मिलेगा भाई, एक चांटा। ठीक है, जो भी राइट आंसर बताएगा ना उसको एक चांटा मिलेगा भाई, और जो गलत बताएगा उसको 5 मिलेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जस्ट ई जोक। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर ऐसे शब्द मुझे शायद यहाँ पे यूज नहीं करने चाहिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, आप बुरा मत मानना। क्या क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, और मैंने कहा है कि जो भी मैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा वो नीट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फटाफट से आप इसका आंसर कीजिए और शुक्राणु वाले डायग्राम की प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल।